चलिए, जय हिंद मित्रों, आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग यूनिट 6 को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट 6 के में आज जो है सेक्शन बी का जो है इसमें हाइपोथेसिस की बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में काफी डीपली क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, उसको भी जाकर आप लोग देखना। और आज हम लोग बात कर रहे हैं हाइपोथेसिस कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो जिसमें हम बताते हैं किसी भी शोध की प्रक्रिया का यह कौन सा चरण होता है, दूसरा सोपान होता है या दूसरा चरण होता है। फिर मन में ही एक प्रश्न आएगा कि इसका पहला चरण कौन सा होता है, तो आप बताएंगे इसका पहला चरण होता है समस्या का चयन करना। क्योंकि जब तक हम किसी भी समस्या को नहीं लेंगे उसके बारे में विचार करने की हमें कल्पना कहां से मिलेगी। तो शोध की समस्या पहला चरण होता है और दूसरा चरण कौन सा होता है, परिकल्पना का निर्माण करना। अब यहाँ पर बात ये होती परिकल्पना होती क्या है, तो परिकल्पना जो है किसी भी शोध समस्या का संभावित समाधान होता है। क्या होता है परिकल्पना, किसी भी शोध समस्या का संभावित समाधान होता है। क्या होता है, संभावित समाधान होता है। ठीक है, किसी भी समस्या का यह संभावित समाधान होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसमें होता है कि वैज्ञानिक शोध की सभी क्रियाओं का नियोजन क्या कहते हैं, नियोजन परिकल्पनाओं की पुष्टि के लिए किया था। मतलब इसमें जितने भी प्रक्रियाओं का हम प्रयोग करेंगे, जितने भी आइटम्स को लेंगे, सबको लेंगे, वो सब किसके लिए होगा, अपनी परिकल्पना को सत्य साबित करने के लिए पूरा का पूरा काम हम करते हैं। मतलब पूरी की पूरी संरचना किस पर आधारित है, परिकल्पना पर ही आधारित है। जैसे आप कह सकते हो सांख्य दर्शन पूरा का पूरा सत्कार्यवाद पर आधारित होता है, वेदांत दर्शन पूरा का पूरा विवर्तवाद पर आधारित होता है, बौद्ध दर्शन पूरा का पूरा प्रतीत समुत्पाद पर आधारित होता है। उसी प्रकार शोध भी जो है किस पर, परिकल्पना पर आधारित होता है। यदि परिकल्पना नहीं होगी तो शोध आपकी अच्छी नहीं कहलाएगी। क्लियर, ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट बताइए। हाँ सर। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉइंट कितना क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर इसके लिए जो है हमने एक शोधकर्ता क्या करता है, शोधकर्ता को परिकल्पना का अर्थ तथा प्रकृति दोनों समझना होता है। जब कभी आप भी होंगे, कोई काम करने जाओगे तो उसकी बात को समझ लोगे और उसकी प्रकृति को भी आप समझ लोगे। प्रकृति मीन्स नेचर, कि वो किस प्रकार का है, किस टाइप का है। मान लो कोई गाय है, गाय आप कहा जाए आपसे कि गाय का दूध निकालना है, तो आपको भी अब पता नहीं होगा किस तरीके गाय का दूध निकाला जाता है। तो आप क्या करोगे, पहले उसको ऑब्जर्व करोगे, उसके बारे में जानोगे। वैसे ही समस्या होती है, किसी भी समस्या से निपटने से पहले उससे दूरी बनाकर उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले लो। चाहे युद्ध करने जाओ तब भी ऐसी बात होती है, चाहे तैयारी करने जाओ तब भी ऐसी बात होती है। तो हर चीज में आपको उसका मीनिंग और उसके नेचर जरूर पता होना चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति से मिलने भी जा रहे हैं, कोई अधिकारी है या प्रोफेसर, उसके बारे में आप पहले से ही उसके बारे में जानकारी करते हो ना, तो यहीं पर ये भी आपका काम पूरा का पूरा करता है। तो कहता है कि परिकल्पना का अर्थ जो होता है, अब इसके अर्थ की बात करेंगे, ठीक है, तो इसके अर्थ की बात करेंगे तो कहेंगे परिकल्पना का अर्थ जो होता है, इसमें कहते हैं उपकथन। परिकल्पना को हम लोग क्या कहते हैं, परिकल्पना जो होती है इसको हम उपकथन कहते हैं। ठीक है, कथन नहीं कहते, उपकथन। उप मीन्स पहले से, मतलब कि इसमें क्या है, उपकथन होता है जो शोध समस्या की अवधारणा होती है। ठीक है, मतलब समस्या का समाधान होता है। क्या होता है, समस्या का समाधान। क्या होता है आपका, समस्या का ये समाधान की अवधारणा होती है, लेकिन इसकी पुष्टि, अब इस समस्या का जो हमने समाधान चुना है ना पहले से, इसी को सत्य सिद्ध करने के लिए, इसको सही साबित करने के लिए हम अनेक प्रकार के कार्यों को करते हैं। अनेक प्रकार के डाटा को, अनेक प्रकार के हम लोग सैंपलिंग करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, गुणा गणित जितनी भी चीजें हैं सबका सब किसके लिए करते हैं, हाइपोथेसिस को सही करने के लिए करते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट यहां पर, बताओ। यस सर। हाँ सर।
अभी अभी और भी चीजें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा साफ कर दे तो आगे फिर हाइपोथेसिस के बारे में बताते हैं। इसको साफ कर दे। चल, अब इतनी बात आपके माइंड में, इतनी बात हम लोगों के माइंड में समझ गई, बैठ गया कि मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करेंगे। तो मीनिंग हाइपोथेसिस में आपने सबसे पहले इसके जाना, क्या जाना कि ये उपकथन है। क्या है? उपकथन है, कथन नहीं, अभी उपकथन है। जिसको हम लोग साबित ना कर पाए हो, जिसका निष्कर्ष ना निकाल पाए हो, उसको उपकथन कहा जाता है, ठीक है। अब परिकल्पना के कथन का स्वरूप कैसा होता है? तो परिकल्पना के कथन का स्वरूप जो है एक व्याख्या के रूप में हो सकता है, या फिर जो अवलोकन या सिद्धांतों पर आधारित हो। भाई ये परिकल्पना का जो उपकथन है ये किस पर आधारित होगा? अवलोकन। अब ये बताओ अवलोकन क्या होता है? अवलोकन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन सर। हाँ, ऑब्जर्वेशन की किसी कहानी चीज क्या का, है, बता सकता है कोई? सर किसी चीज का सूक्ष्म निरीक्षण करना, ठीक उसको है, ऑब्जर्व करना। किसी को सर पूरी समझाना हो तरीके से व्यावहारिक बातों में। देखिए हम लोग किताबी बातों को बोलेंगे तो हो सकता है कि हम और लोगों को ना समझ में आए, ठीक। तो सूक्ष्म तो ठीक है। अवलोकन का मतलब होता है किसी भी कार्य को देखना और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। अवलोकन दो तरीके से होता है, या तो आप उसमें शामिल होकर करो या बाहर खड़े होकर करो। पार्टिसिपेट। दो तरीके से होता है ना अवलोकन। अवलोकन का मतलब होता है जी निरीक्षण सर। करना। क्या करना होता है? निरीक्षण करना। जब कभी आप निरीक्षण करते हो, या तो आप केवल एक जो है किसके एक मतलब कहते हैं कंडक्टर के रूप में, या एक संचालक के रूप में आप किसी कार्य को देखते हो, या आप उसी कार्य में मिल के करते हो। जैसे हमने बच्चों को कहा एक प्रोजेक्ट दिया, कि दिवाली का समय है और आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक घर बनाना है, उसमें लाइट बनाना है। तो ये सब बच्चों को दे दिया हमने और वो घर से करके ले आए। तो हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन किया, कि हमने कहा कि घर से नहीं, आप लोग यहीं पर बैठकर बनाओगे। तो हम सबका ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, कौन काम कैसे कर रहा है, नहीं कर रहा है। लेकिन यदि हम उसमें शामिल होकर कराएं तो वो भी ऑब्जर्वेशन दूसरे तरीके से होता है, ठीक। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का निरीक्षण करना। क्लियर है पॉइंट? जी सर। ओके। अवलोकन। अब यहां पर हम लोग जो बात कर जी रहे थे सर। उपकथन जो होता है, तो परिकल्पना के कथन का स्वरूप की व्याख्या में अगर हम देखते हैं तो जहां पर अवलोकन या सिद्धांतों पर आधारित जो होता है, और जब किसी संभावित सिद्धांतों के परिणामों के आधार पर पुष्टि की जाती है तो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब जब कभी अवलोकन पर या कोई कथन जो है या तो अवलोकन पर आधारित या सिद्धांतों पर आधारित। अवलोकन पर कैसे होगा? हम कहेंगे अवलोकन में होता है अनुमान भी हम कह सकते हैं। हमने कहा कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, यही तो न्याय दर्शन कहता है। हेत्वाभास, हेतु का संबंध कहते हैं ना, कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। क्यों? क्योंकि पहले से हमने ऑब्जर्व कर रखा है। तो यही बात वहां पर भी कहते हैं। तो वहां परिकल्पना की बात होती। तो कहने का मतलब जब परिकल्पना वो चीज होती है जो अवलोकन और सिद्धांतों पर आधारित होता है, और सिद्धांत और जो है संभावित प्रमाणों के आधार पर पुष्ट होता है या सिद्ध होता है, तो उसे हम परिकल्पना कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? सर एक बार और बोल दीजिए, ये लाइन आपने अभी बोली। हाँ, अभी सर एग्जाम्पल इसकी देंगे। डेफिनेशन नोट नोट कर आप। हाँ लिखिए। परिकल्पना, परिकल्पना अवलोकन या सिद्धांतों पर आधारित होता है। परिकल्पना अवलोकन या सिद्धांतों पर आधारित होता है। यह जब संभावित सिद्धांतों एवं प्रमाणों के आधार पर पुष्ट होता है, प्रमाणों के आधार पर पुष्ट होता है,
तो उसे परिकल्पना कहा जाता है। सर वो प्रमाणों के आधार पर क्या होता है? हाँ, प्रमाणों के आधार पर पुष्ट होता है। सर पोस्ट मीन्स मतलब सिद्ध होता है, प्रमाणित होता है या निष्कर्ष निकलता है, रिजल्ट निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है। ठीक। एक लाइन जो एग्जाम में पूछी जाती है क्वेश्चन के रूप में लिखा होता है कि परिकल्पना की पुष्टि से शोध में क्या निकलता है, ये लिखेंगे। परिकल्पना की पुष्टि से, ठीक है, परिकल्पना की पुष्टि से शोध के ठीक है, शोध के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष निकाले जाते हैं। क्लियर? पॉइंट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे परिकल्पना की पुष्टि से जब हमें पता चले कि हमारी परिकल्पना सही है, जब सही है तो उसी के आधार पे हम निष्कर्ष निकाल देते हैं। ठीक है। जब कभी कोई पुलिस जो है चोर के बारे में पूरा इन्वेस्टिगेट करके पूरा एक फाइल तैयार कर लेता है, तब वो कंक्लूजन निकाल देता है कि हाँ भाई यही जो है इसने इस सामान की इस समय इस दिन पूरा बता देता है। हो रहा है सर। क्या हो गया? आवाज वॉइस और वीडियो दोनों स्टक हो रहते हैं। ओके ओके, अब आ रहा सही? जी ओके हाँ सर, अभी तो आ रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो यहां पे चलिए, क्लियर है पॉइंट इतने? चलिए हम लोग आगे, बताइए। क्लियर? स्टक तो नहीं हो रहा है? नो सर, अभी नहीं हो रहा। हाँ, अब एक कहानी सुनते हैं महाभारत की, उससे आपको क्लियर होगा। आपने सुना होगा कि उसने जब हाँ, जब एक दिन क्या था कि युद्ध क्षेत्र में जो है पिता वो द्रोणाचार्य थे, द्रोणाचार्य ये कह रहे थे कि जो है भाई हम किसी भी पांडव पुत्र की हत्या नहीं करेंगे। तो कहीं तब तो उन्होंने कहा कि युद्ध कैसे जीता जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि राजा को बंदी बना लिया जाए तो हम युद्ध जीत सकते हैं। तो उस दिन पूरी की पूरी उनकी सेना, जो कौरवों की पूरी सेना थी, वो किसकी तरफ चल दी? वो पूरी की पूरी जो किसके तरफ चल दी? युधिष्ठिर की तरफ चल दी कि युधिष्ठिर को पकड़ना है। लेकिन योजना उससे पहले ये भी बनाई गई कि जो है युधिष्ठिर से अर्जुन को दूर रखा जाए। तो दूर रखने के लिए जयद्रथ को लगाया गया कि जयद्रथ को आशीर्वाद था उनके पिता का कि एक दिन तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। तो जयद्रथ ने क्या किया, उसको जो है दूर ले, अर्जुन को युधिष्ठिर से दूर ले गए। जब दूर ले गए तो तब ये हुआ कि भाई उनको बंदी बनाया जाए। तब जो है अर्जुन के पुत्र कौन थे? अभिमन्यु। अभिमन्यु ऐसा योद्धा था जिसने जो गर्भ में ही चक्रव्यूह रचना को तोड़ने की कला सीख ली थी। जब ये बात तो किसी बहुत कम लोगों को पता थी, लेकिन उस समय चक्रव्यूह बनाया गया। तो चक्रव्यूह के दौरान जो है सबसे पीछे मतलब वो भीम चल रहे थे और सबसे आगे युधिष्ठिर थे, उसके आगे भीम थे, भीम के आगे नकुल, सहदेव और ये सब लोग थे। वहां पे अभिमन्यु भी था। तो ये बात हुई कि भाई ये चक्रव्यूह को तोड़ेगा कौन? तो अभिमन्यु बोला कि मुझे पता है चक्रव्यूह को तोड़ना, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इससे बाहर कैसे निकले। इतनी कहानी गढ़ी गई। तो वहां पे क्या हुआ, जैसे ही अभिमन्यु तोड़ते तोड़ते अंदर चला गया, अभी और किसी को तो पता नहीं था और रास्ता पता नहीं चला, और कब का वो अभिमन्यु चक्रव्यूह में चला गया। जब चक्रव्यूह में चला गया तब जाके उसकी मृत्यु हो गई थी। तो यहां पर क्या हुआ, परिकल्पना मतलब पहले से ही रणनीति तैयार करी गई, पहले से ही परिकल्पना तैयार करी गई। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? व्यूह रचना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसंधान की व्यूह रचना। क्या कहते हैं? अनुसंधान की। हाँ बोलिए।
बोलिए कौन बोल रहा? ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुसंधान की व्यूह रचना कहते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट? बताइए सभी को। हेलो हेलो। क्लियर है। ओके ओके, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर इस कहानी को बताने का यही उद्देश्य था कि आपको परिकल्पना की पूरी समझ आ जाए। अब बात करते हैं परिकल्पना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोथेसिस कहते हैं। तो सर परिकल्पना के दो नाम हो गए ना, एक उपकथन हो गया, एक व्यूह रचना हो गए। हाँ, ये व्यूह रचना भी कहते हैं। अभी और नाम देंगे, अभी तो केवल आप एक एक कहानी आपको धीरे धीरे उसके साथ लेकर चल रहे हैं। अब आगे देखिए, अभी और भी नाम आपको मिलेगा। अब हाइपोथेसिस की बात करेंगे। हाइपोथेसिस को हाइपो करेंगे और प्लस थेसिस हो जाएगा आपका। ठीक, आपसे कोई पूछता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, तो आप बताएंगे हाइपोथेसिस को दो भागों में जब डिवाइड करेंगे तो हाइपो का अर्थ क्या होगा? हाइपो का अर्थ होता है संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए। क्या हो जाएगा? हाइपो का मतलब क्या होता है? संभावित या जिसकी पुष्टि की जाए, जिसकी पुष्टि की जाए। ठीक है, हाइपो का मतलब ये होता है। और थीसिस का अर्थ क्या होता है? थीसिस का अर्थ होता है समस्या के समाधान का कथन। क्या है? समस्या के समाधान का कथन, मतलब इसको कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? कथन। किसका कथन है? समस्या समाधान। ठीक है, समस्या समाधान का क्या है? ये समस्या समाधान का कथन होता है। तो अब आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? जी सर। हाँ, तो अब इसको एक लाइन में अगर आपको बताना हो तो क्या बताओगे? आप बताओगे हाइपोथेसिस का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो आप कहेंगे उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। क्या है? उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? उस संभावित कथन से है, उस संभावित कथन से। ठीक है, क्या कह रहा? कह रहा उस संभावित कथन से है। ठीक है, उस संभावित कथन से है जो समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहां पर समझ में आया सब कुछ? पॉइंट, हर एक पॉइंट समझ में आया? बताइए आप सभी लोग। हाँ सर। ओके, अब ये इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए, तो आप कह सकते हैं कि परिकल्पना ऐसे समाधान को प्रस्तुत करती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों के आधार पर की जा सकती है। प्रदत्त मीन्स होता है आंकड़े, आंकड़ों के आधार पर की जा सकती है। वो तो हो गया एक क्लियर पॉइंट में। तो ये हम हाइपोथेसिस में और जगह अगर आपको मिलेगा तो हाइपो का अर्थ होता है दो या दो से अधिक चरों का मिश्रण। क्या होता है? जो कहते हैं ना हाइपोथेसिस में जिसकी पुष्टि की जाए। अब पुष्टि कैसे करनी है? इसमें कभी भी आ सकता है, तो आप कह सकते हैं दो या दो से अधिक चरों का जो मिश्रण होता है उसको हाइपो बोलते हैं। लिख लेंगे, दो या दो से अधिक चरों का जो मिश्रण होता है उसको हाइपो बोलते हैं। थीसिस का अर्थ होता है उन चरों की स्थिति को प्रदर्शित करना। ठीक है, कथन जो होता है, कथन क्या होता है? चरों की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। लिखिए, दो या दो से अधिक चरों का मिश्रण हाइपो कहलाता है। दो या दो से अधिक चरों का मिश्रण हाइपो कहलाता है। और चरों की स्थिति, चरों की स्थिति को प्रदर्शित चरों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले को, चरों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले को थीसिस कहते हैं। थीसिस मीन्स कथन होता है, कथन कहते हैं।
यह एक व्यावहारिक परिभाषा के अंतर्गत आती आएगी। क्लियर है पॉइंट? तो सर रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक बार दो मतलब या थोड़ा दो रह से गया मेरा, अधिक स्थिति चरों को का मिश्रण, स्थिति से बोल हाँ, दीजिए। 2 या 2 से अधिक चरों का मिश्रण हाइपो कहलाता है, और चरों की स्थिति को प्रदर्शित करने वाले को थीसिस कहा जाता है। ठीक है, अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, तो अब हम इसको आप नोट डाउन कर लो, इसको हम साफ कर देते हैं। ठीक है, फिर आगे की कहानी इसमें बताते हैं हम आपको। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लिया। ओके। यस सर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया क्लियर। तो अब यहाँ पर जब इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए, तो हम कह सकते हैं परिकल्पना को संभावित समाधान या सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब आपको अब समझ में आ गया परिकल्पना किसे कहते हैं। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए? ठीक है, क्लियर हो गए? लेकिन अब हम बात करेंगे एजुकेशनल रिसर्च में। किसमें? एजुकेशनल रिसर्च में। ठीक है, शैक्षणिक शोध में, या हम कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक शोध में, जो हम दो तरीके हम लोग लेते हैं। कौन? एक एक्सपेरिमेंटल होता है, दूसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल होता है। मतलब कि हम एजुकेशनल रिसर्च में एक एक्सपेरिमेंटल मतलब एक प्रयोगात्मक लेते हैं, एक प्रयोगात्मक लेते हैं, और दूसरा अप्रयोगात्मक लेते हैं। प्रयोगात्मक लेते हैं, दो लेते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंटल लेते हैं, दूसरा नॉन एक्सपेरिमेंटल लेते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो शोध समस्या का वैज्ञानिक चयन करने के बाद शोधकर्ता जो कार्य करता है उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। क्या? शोध समस्या का चयन करने के बाद जो कार्य किया जाता है उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। अब मन में भी उठेगा या प्रश्न उठता है कि प्रकल्पना से शोधकर्ता का क्या तात्पर्य है। मतलब प्रकल्पना से शोधकर्ता का क्या संबंध है और इसे क्यों प्रतिपादित किया जाता है। ठीक है, क्यों प्रतिपादित किया जाता है, तो इसका उत्तर शायद आपके पास होगा। बताइए क्यों इसको प्रतिपादित करते हैं, क्यों इसको बनाते हैं? ताकि सर जो है समस्या जो हमारी है उसको हम जो है निष्कर्षों की तरफ प्रूफ कर सकें, जो समस्या उसका समाधान संभावित ढूंढ सके। ऐसे कह सकते हैं। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंटेटिव सॉल्यूशन। एग्जाम में आया है। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेंटेटिव सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं अस्थायी समाधान। अस्थायी समाधान। ठीक है, हाइपोथेसिस को हम लोग अस्थायी समाधान भी कहते हैं, या हम लोग टेस्टेबल पोजीशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं? यह एक अस्थायी समाधान है जो एक जांचनी प्रस्ताव के रूप में होता है। मतलब टेस्टेबल, इसको क्या बोलते हैं? ठीक, टेस्टेबल। ठीक है, टेस्टेबल क्या बोलते हैं? टेस्टेबल पोजीशन, प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन। ये दो पॉइंट आपको नोट रखना है कि इसको टेंटेटिव सॉल्यूशन भी हम लोग बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट यहां तक? बताइए। टेस्टेबल प्रोपोजिशन का क्या हिंदी में होगा? अस्थायी, ये टेस्टेबल पोजीशन का हम लोग बोलते हैं कि जांचनीय प्रस्ताव। जांचनीय प्रस्ताव। ठीक है, क्लियर है? अब आपके सामने हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल अब प्रेजेंट करेंगे। हम कहेंगे, उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि शोध समस्या, कोई एक शोध समस्या लेते हैं, शोध समस्या लेंगे, क्या सीखना पर पुनर्वरण का प्रभाव पड़ता है? क्या सीखने पर, क्या
सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये पॉइंट हम लोग को नोट डाउन करना है। क्लियर, ये आपका क्या है, एग्जाम्पल है। अब इसी पर आपको करना है, कह रहा है कि क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। तो बात यहां पर आई कि पुनर्बलन क्या होता है। ठीक है, बात यहाँ पर क्या होती है कि पुनर्बलन क्या होता है। यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे थे, जो हम लोग का पॉइंट था कि क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू सीख समझेंगे कि इस बात में कैसे हम इन चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले पुनर्बलन हमें पता होना चाहिए कि रेनफोर्समेंट होता क्या है, क्योंकि ये हमेशा जो है प्रश्न में बना रहता है कि पुनर्बलन कब दिया जाता है, रेनफोर्समेंट कब दिया जाता है। आप किसी भी चीज को सीख रहे हैं उसके दौरान, उसके अंतिम में या उसके प्रारंभ में। तो यहाँ पर जब कभी कोई भी कार्य हम कर रहे होते हैं उसमें शाबाशी मिलती है, कोई अचीवमेंट के लिए कोई पुरस्कार मिलता है। देखा होगा कि छोटे बच्चों को जब उनका फाइनली एग्जाम हो जाता है तो स्कूल में एक प्रोग्राम रखा जाता है जिससे बच्चों को क्या दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। तो अब क्या हो गया, अब सेमेस्टर प्रणाली हो गई, तो उसमें भी क्या हुआ, छोटे छोटे इवेंट्स में बच्चों को क्या कहते हैं, रेनफोर्समेंट के रूप में कुछ ना कुछ उनको पुरस्कार देते हैं, जिनका उनका मोटिवेशन लेवल हाई होता है और पढ़ाई में या किसी भी क्षेत्र में वो अच्छा काम करते हैं। ठीक है, हर फंक्शन में अब अवार्ड दिया जाने लगा है। तो यहाँ पर तो ये पुनर्बलन था। अब हमने लिया एग्जांपल, क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है। तो थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए कि इस शोध समस्या का एक प्रस्तावित जो है हम लोग को हाइपोथेसिस तैयार करना है। तो हाइपोथेसिस जब तैयार आप करोगे तो क्या हाइपोथेसिस बनेगी आपकी कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होगी। ठीक है, क्या हुआ कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेजी से होगी तथा दंड देने से सीखने की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी। ये हाइपोथेसिस आप बना सकते हैं। क्लियर, क्या बना सकते हैं कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज हो सकती है तथा दंड से सीखने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। ये आपने क्या बनाया, हाइपोथेसिस बना लिया। तो इस हाइपोथेसिस को हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम टेस्ट कर सकते कि नहीं कर सकते। जब ये हाइपोथेसिस हम बनाएंगे कि सीखने की प्रक्रिया में जो है पुरस्कार जो है, पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज होगी और दंड देने से जो है सीखने की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी। तो ये दोनों प्रक्रिया इसमें क्या है, तो ये हाइपोथेसिस है और इसको हम टेस्ट कर सकते हैं, इसको हम चेक कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि इसमें निष्कर्षों से हम प्रकल्पना की पुष्टि हो जाती है। तो प्रकल्पना को सही मान लिया जाता है। लेकिन यदि परिकल्पना सही नहीं हो जाती तब हम क्या कहेंगे, तब हम इसमें किसी न किसी प्रकार का क्या करेंगे, जब हमारी परिकल्पना नहीं सही होती है तो उसमें हम किसी न किसी प्रकार का बदलाव करते हैं। तो उस बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, परिमार्जन। क्या कहते हैं, हाँ परिमार्जन। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं, परिमार्जन की बात करें कि परिमार्जन का प्रयोग कब करें। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो एग्जांपल लिया था कि क्या सीखने पर पुनर्बलन का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ये हमारा टॉपिक था। तो इससे रिलेटेड हमने हाइपोथेसिस बनाई, एक हाइपोथेसिस बनाई कि जो है पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है तथा दंड देने से सीखने की प्रक्रिया धीमी होती है। तो हम इसको, ये क्या हो जाएगी, आपकी एक हाइपोथेसिस हो जाएगी जिसको हम लोग चेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट। अब इन केस यदि कभी कभी चेक करने में कोई कमी आ जाती है, मान लो हम टेस्ट कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं, चेक करने में कोई कमी आ जाती है, तो हम उसमें किसी न किसी प्रकार का जो परिवर्तन करेंगे वो मॉडिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो उसकी जगह हम कोई दूसरी परिकल्पना विकसित कर लेते हैं। क्या करते हैं, कोई दूसरी परिकल्पना बना लेते हैं। लेकिन आजकल के रिसर्चर बड़े समझदार और बहुत चालाक होते हैं। वो क्या करते हैं, एक साथ दो दो हाइपोथेसिस लेके चलते हैं।
क्योंकि अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुई तो आप पूरा काम करने, डाटा एनालिसिस करने के बाद जैसे ही आपका नहीं सही आएगा तो आपको फिर से करना पड़ेगा, मतलब पूरा प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा। उसके लिए रिसर्चर क्या करते हैं, पहले से ही 2 या 4 या 6 हाइपोथेसिस बना कर रखते हैं, जिससे आपको अगर कहीं भी गलत होता है तो आपको दोबारा उतनी कहानी या उतनी दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, तुरंत आप दूसरे को प्रयोग कर लेंगे। क्लियर है पॉइंट? बताइए। ओके। हाँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गई। अब इसके बाद इसमें देखेंगे एग्जाम में जो आपकी डेफिनेशंस, एग्जाम में जो आपकी डेफिनेशंस आती हैं, उन डेफिनेशंस को भी हम लोग अब देख लेंगे। क्लियर? इसको साफ कर दें। चलिए ठीक हो। तो यहाँ पर ये हो गई। अब हम लोग बात करेंगे, इसके रिसर्च से रिलेटेड एक्सपर्ट भी होते हैं। आपको याद होगा शिक्षा के क्षेत्र में शोध को लाने का कार्य किसने किया था, बताइए। बताइए। हाँ हाँ, जी राइट। हाँ, बिल्कुल सही है। अब हम लोग इनकी डेफिनेशन जो पढ़ेंगे, मैकग्यूगन के अनुसार पढ़ेंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला ये जो है, कौन है, रिसर्चर है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैकग्यूगन है, कर्लिंगर है, इन लोगों के नाम बहुत हार्ड एंड गुड आते हैं, ठीक है, उनके नाम भी आते हैं। तो मैकग्यूगन ने क्या कहा था, मैकग्यूगन ने कहा था 2 या 2 से अधिक चरों के बीच जो संभावित संबंधों के बारे में बनाए गए जांचनी कथन जो होते हैं उसको परिकल्पना कहते हैं। क्या? 2 या 2 से, या हम कह सकते हैं इसकी छोटी अगर परिभाषा देखें तो कहते हैं परिकल्पना 2 या अधिक चरों के बीच, क्या है परिकल्पना, 2 या अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणी कथन है। ठीक है, क्या है, एक परीक्षणी कथन है। ये मैकग्यूगन के अनुसार, मैकग्यूगन ने कहा है। हाँ देखिए, परिकल्पना 2 या अधिक चरों के बीच, परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के बीच, परिकल्पना 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का, संभावित संबंध का एक परीक्षणीय, टेस्टेबल, लाया आपने। हाँ, मैकग्यूगन के अनुसार मैंने बताया 2 या 2 से अधिक चरों के बीच, ठीक है, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संभावित संबंध का एक परीक्षणीय कथन होता है। ठीक है, ये बताया था। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कर्लिंगर के अनुसार। पीजीटी में बहुत पूछा जाता है कर्लिंगर के अनुसार। कर्लिंगर ने क्या कहा है कर्लिंगर ने इसको घोषणात्मक कथन, घोषणात्मक वाक्य कहा है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि 2 या 2 से अधिक चरों के बीच संबंधों के अनुमानित कथन को प्राकल्पना कहा है। क्या? अनुमानित प्राकल्पना, अनुमानित परिकल्प, अनुमानित प्राकल्पना। ठीक है, अनुमानित, 2 या 2 अनुमानित कथन है, ठीक है, सॉरी, अनुमानित कथन को प्राकल्पना कहा है इन्होंने। 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के संबंधों के अनुमानित कथन को, 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के अनुमानित कथनों को प्राकल्पना कहा जाता है। और यह हमेशा घोषणा, क्वेश्चन पूछा गया है कि घोषणात्मक वाक्य किसने कहा है। घोषणात्मक वाक्य श्रीकांत ने कहा ना। हाँ, इन्होंने कर्लिंगर नहीं कहा है। क्लियर है पॉइंट? बताइए, क्लियर है? हाँ, इसी को दूसरी परिभाषा में, मतलब मैंने जो है 4 या 5 किताबें देखी तो एक ही व्यक्ति को 2 तरीकों से लिखा है।
जो अभी मैंने बताया एक उस तरीके से लिखा है, दूसरा दूसरी किताब में लिखा है कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंध का अनुमानात्मक अभिकथन है। तो मतलब अनुमानित ये जो है की पॉइंट है, तो कहीं पर भी अनुमानित कथन के रूप में पूछा जाएगा तो वो कर्लिंगर हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर है पॉइंट यहाँ पर बताइए। सर मैकडूगल है सर। नहीं कर्लिंगर ने बोला ये। नहीं सर, ऊपर वाले जो है वो मैकडूगल है। नहीं हाँ मैकडूगन या मैकडूगल सही है। हाँ मैकडूगन है, डूगल अलग है, मैकडूगल अलग होते हैं। बोलिए आप नेहा जी। सर ये अनुमानिक है कि अनुमानित है? अनुमानित या क? अनुमानिक या अनुमानित जो दोनों अलग, दोनों का शब्द एक ही मीन्स होता है। अनुमानिक और अनुमानात्मक भी इसे कहते हैं, अनुमानिक भी अनुमानित भी होता है। ठीक, अनुमानात्मक या अनुमान ऐसे पूरा मतलब जहां पे अनुमान की बात करेगा वही इसके अंतर्गत आपका आता है। क्लियर? क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? हाँ सर। जी हाँ, सर। तो इन सभी जितने भी विद्वान हैं और लोगों का भी नाम है, हम जो है इसकी जो है स्क्रीन शेयर कर देंगे ना, इसकी फोटो जो है शेयर कर देंगे जिससे आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कहता है कि जितने भी विद्वान हैं सभी विद्वानों के द्वारा दी गई परिकल्पनाओं की परिभाषाओं के अवलोकन को स्पष्ट रूप से अवलोकन करते हुए परिकल्पनात्मक अनुसंधान समस्या के समाधान के बारे में हम लोग इसको कह सकते हैं या तो ये एक अटकल होता है या एक ये अनुमान प्रस्तुत करता है, जिसमें आनुभाविक साक्ष्यों के मतलब अनुभव के साक्ष्य आधार पर हम इसे संभावित रूप से अन्य नाम से जानते हैं। अब अन्य नाम इसका क्या है, मतलब जितनी भी परिभाषाएं आपको दी गई हैं उन परिभाषाओं के आधार पे इनको और क्या क्या नाम दिया है। एक तो टेंटेटिव सॉल्यूशन आपने लिख लिया है, दूसरा है आपका प्रोबेबल सॉल्यूशन, लिख लीजिए प्रोबेबल सॉल्यूशन। प्रोबेबल सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं परिकल्पना को एक संभावित समाधान, मतलब इसको प्रोबेबल सॉल्यूशन को संभावित समाधान बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संभावित समाधान। ठीक है, ये हो गया आपका पहला। दूसरा आपसे क्या होता है, दूसरा आपका होता है प्रपोज्ड आंसर। क्या होता है? प्रपोज्ड आंसर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रस्तावित उत्तर। सर टेस्टेबल प्रीपोजिशन भी होगा ना सर? हाँ वो भी होगा। फिर इसके बाद इसको हम लोग बोलते हैं कैलकुलेटेड गेस। कैलकुलेटेड गेस होता है। ठीक है, कैलकुलेटेड गेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं परिगणित अनुमान या गणितीय अनुमान। गणितीय अनुमान भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, गणितीय अनुमान के साथ और हम लोग इसको डिक्लेरेटिव प्रपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, डिक्लेरेटिव क्या बोलते हैं, डिक्लेरेटिव प्रपोजिशन। प्रपोजिशन, ठीक है, डिक्लेरेटिव यहां पर है, डिक्लेरेटिव प्रपोजिशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं घोषणात्मक प्रतिज्ञप्ति। घोषणात्मक प्रतिज्ञप्ति। क्लियर है पॉइंट आपको? हाँ सर। ठीक है, तो इसके इतने नाम हैं और टेस्टेबल प्रपोजिशन जो आपने बोला है वो भी आपको लिख लेना है। ठीक है, तो ये सब जो है हाइपोथेसिस के अन्य नाम है। हाइपोथेसिस से संबंधित पूरी की पूरी पॉइंट को यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। इसको टेस्टेबल स्टेटमेंट भी कहीं आपको मिल जाएगा। क्या लिखेगा? टेस्टेबल स्टेटमेंट।
ठीक है। टेस्टेबल स्टेटमेंट के रूप में भी ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो अब एग्जाम्पल के रूप में भी अगर हम देख सकते हैं कि पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होती है, तो ये एक ऐसी परिकल्पना का उदाहरण है जिसमें पुरस्कार क्या है। अब इसमें देखिए जो हमने डेफिनेशन बोली है उसमें जो एग्जाम्पल मैंने बोला है उसको अगर आप पढ़ के देखो तो उसमें दो चर आपको दिखाई देंगे, दो वेरिएबल। कौन कौन से? एक पुरस्कार होता है वो जो है स्वतंत्र चर होगा, और सीखना जो है दूसरा चर होगा वो आश्रित चर होगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हमने क्या बताया, एक पुरस्कार है जो एक चर स्वतंत्र चर है, और सीखना क्या आपका आश्रित चर है वहां पर। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? बताइए। यस सर। यस सर। ठीक, क्लियर है पॉइंट? तो ऊपर के एग्जांपल से आप बहुत आसानी से इसके बारे में जान सकते हैं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? यहाँ पे यहाँ हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया, लेकिन अब यहाँ पर ये चीज भी हम लोग को समझ में आना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम और रिसर्च हाइपोथेसिस दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है। ठीक है, दोनों में क्या संबंध है, दोनों में क्या अंतर है, इसके एग्जाम्पल को भी अगर हम लेंगे तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इस पॉइंट को हम लोग कल की डेट में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके सर। जी हाँ, सर। तो आज हम लोगों ने हाइपोथेसिस के बारे में कंप्लीट डिस्कस किया है, और इसके हर एक पॉइंट को नजर से हम लोगों ने देखा है। कल हम लोग बात करेंगे शोध समस्या और शोध परिकल्पना में अंतर देखेंगे, और साथ ही साथ इसकी प्रकृति पर और इसके सोर्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट डे हम लोग इसके हाइपोथेसिस के टाइप्स को पढ़ेंगे, जो कि हर किताबों में अलग अलग वे में दिया हुआ है। ठीक है, तो जितने वे से दिया है सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, किस आधार पे किसको माना गया है। क्लियर? जी सर। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, पूछिए। सर आपने वोकेशनल रिसर्च में एक एक्सपेरिमेंटल और एक नॉन एक्सपेरिमेंटल बताया था, सर वो क्या यहाँ पे इनका मतलब था? हाँ, अब यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर दो तरीके से होता है। अब हाइपोथेसिस जितनी भी बनती है, एक तो टेस्टेबल बनती है, दूसरी नॉन टेस्टेबल बनती है। नॉन टेस्टेबल में हम लोग जब पढ़ रहे थे रिसर्च में, तो जहां पर हम लोग ने एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी पढ़ रहे थे ना, तो एक्सप्लोरेटरी में क्या था कि वहां पर हम परिकल्पना बनाने में सहायता तो कर सकते हैं, लेकिन परिकल्पना की टेस्ट नहीं कर सकते। तो नॉन एक्सपेरिमेंटल रूप में वो बनाएंगे जिसका आप टेस्ट वो नहीं कर सकते, लेकिन वो बनाकर आप उसका प्रयोग जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट और नॉन एक्सपेरिमेंट का प्रयोग यहीं पर किया गया है। क्लियर? उसको भी बात करेंगे हम लोग आगे। ओके सर। ठीक, चलिए फिर कल मिलेंगे। ठीक है, सर हैव अ नाइस सर। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड डे।